सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुहैब मंशा। हुकूमत और तहरीक इंसाफ अपोजिशन के दरमियान कशीदगी बरकरार है। इस सियासी कशीदगी को कम करने के लिए, सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए और बिलखसूस अब हुकूमत कहती है कि वो भी अपोजिशन से बातचीत करने के लिए तैयार है। अपोजिशन भी चाहती है कि वो बानी PTI से मुलाकात करना चाहती है, तहरीक इंसाफ चाहती है मुलाकात करने, लेकिन ये सियासी दर्जा हरारत कम नहीं हो पा रहा। ये सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए और जो सियासी अदम इस्तेहकाम है इसको कम करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा, जिनमें फवाद चौधरी साहब थे, साबिक वफाकी वज़ीर इमरान इस्माइल साहब, साबिक गवर्नर सिंध और महमूद मौलवी साहब, इन्होंने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया था, एक प्लेटफॉर्म बनाया था नेशनल डायलॉग कमेटी का। उस जो नेशनल डायलॉग कमेटी बनाई गई उसको भी क्या उस हद तक जो है वो नताइज हासिल नहीं हो सके। और अब क्या आइंदा आने वाले दिनों में ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है ये कम हो पाएगा, जो गैप है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड अपोजिशन ये कम हो पाएगा। और इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो भी हमें मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम दिखाई दे रही है, और क्या इस तकसीम के साथ कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो पाएगा या नहीं। इसके अलावा इस वक्त एक सबसे अहम और बड़ा इशू है, वो है टेली कम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशनल तरमीमी बिल 2026, जो कि नेशनल असम्बली से पास होकर जब ये सेनेट में पहुंचा तो सेनेट की कायमा कमेटी, जिसको चेयर कर रही थी सेनेटर परवेश खान, उन्होंने जब इस बिल को देखा और फिर उन्होंने इसके ऊपर इतराज़ात उठाए कि इससे तो जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो मुतासर होंगे। तो इस तरह ये कैसे तेज़ी के साथ बिल पास हो जाता है, ये हुकूमत की नीयत को जाहिर करता है या फिर हुकूमत ने जानबूझकर, जो रेलिवेंट मिनिस्टर हैं उन्होंने जानबूझकर, रेलिवेंट मिनिस्ट्री ने इसको अप्रूव्ड करवाना चाहा। हमारे साथ इन मामलात पर गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर जनाब फवाद चौधरी साहब। फवाद भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने एक इनिशिएटिव लिया था, आपने इमरान इस्माइल साहब ने, महमूद मौलवी साहब ने, कि ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, और ज़ाहिर है जब तक एक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो इकनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, तो उसमें हमने देखा कोई बड़े नताइज हासिल नहीं हुए। तो क्या वजह है, अब उसका स्टेटस, करंट आपकी कोशिशें जारी हैं। लास्ट कुछ दिन पहले महमूद मौलवी साहब ने कहा कि अगर मुझे तहरीक इंसाफ की तरफ से हमें मैंडेट दिया जाता है तो हम 60 दिनों के अंदर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। तो देखिए ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है ना, अगर वो इस बार 90 दिनों में उन्होंने कहा है कि मुझे दे दें तो हम इस मामलात को चला लेंगे। पिछले साल आखिरी मुलाकात हुई थी हमारी, मेरी खान साहब से, और उस मुलाकात में मैंने इमरान खान साहब से ये अर्ज़ की कि देखिए सर, हम कोई मिलिटेंट नहीं हैं, हम कोई बंदूकें लेके पहाड़ों पे तो नहीं चढ़ सकते, हमें तो सिस्टम के अंदर रहकर जगह अपनी बनानी है और तलाश करनी है। लिहाजा हमें ऐसे इक़दामात की ज़रूरत है, ऐसी पॉलिसी की ज़रूरत है जिसके ज़रिए एंगेजमेंट हो सके। और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट में और PTI के दरमियान एक पर्सनलाइज्ड बैटल हो गई है, एक पर्सनलाइज्ड जो है वो कैंपेन हो गया, उसको हमें स्पेस क्रिएट करनी है, उसको हमें एक पॉलिटिकल, अपने लिए अगर मेरी कनपटी से बंदूक लगी हुई है तो मैंने क्या पॉलिटिक्स करनी है, वो हटेगी तो मैं पॉलिटिक्स करूँगा। उस वक़्त खान साहब ने कहा मुझे सोचने दें, लेकिन फिर हमारी बात के वाक़यात में और हमें जो है वो फिर जगह ही नहीं मिली। नेशनल डायलॉग कमेटी का बुनियादी मकसद ये था, हम फिर मिले, हम सारे हमारे जो असल तहरीक इंसाफ के लोग थे, असद उमर साहब हैं, अली जैदी हैं, शफ़क़त हैं, इमरान इस्माइल हैं, मौलवी साहब हैं, बाकी सारे दोस्त, और हमने ये सोचा कि इस सारी सूरत हाल में क्या आप कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों का ख्याल था कि चूँकि आपके पास एक इमरान खान का मैंडेट भी नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट ने ज़ाहिर है ठुड्डे मुक्के मार के आपको निकाला है, तो आप कैसे इसको अचीव करेंगे। इमरान इस्माइल का, महमूद मौलवी का, मेरा, हम लोगों का ख्याल था कि नहीं, हमें इसको एक डायलॉग का ऐसा फोरम इस वक्त चाहिए जहाँ पे तमाम सियासी जमातों के लोग आके बैठ सकें, बात कर सकें। तो हमने फिर नेशनल डायलॉग कमेटी बनाई, फिर उसमें और लोग हमारे दोस्त शामिल हो गए, शहजाद वसीम आ गए, बैरिस्टर सैफ आ गए, मरवत साहब आ गए, फिर ये अपने हमारे वसीम अख्तर साहब आ गए, सारी पार्टीज़ की जो है उनमें लोग आए, और एक ऐसा फोरम बन गया जहाँ पे तमाम पार्टीज़ के लोग अपनी पार्टी की शनाख्त को बरकरार रखते हुए उस फोरम का हिस्सा बन सकते थे। और फिर हमने डायलॉग्स करवाए हैं, इस्लामाबाद में करवाए, फिर अपना लाहौर में कराए, कराची में कराए, अब हम फिर एक इस्लामाबाद में डायलॉग कराने जा रहे हैं कि इस मसले का हल कैसे निकालें। देखिए हम पॉलिटिशियन हैं, हम तो बातचीत के ज़रिए
गुफ्तगू के ज़रिए ही मामलात को आगे बढ़ा सकते हैं। बानी पीटीआई से आपकी कमेटी ने मुलाकात की कोशिश की हो? हमने कोशिश की, हम अयाज सादिक साहब से मिले, राना सनाउल्लाह साहब से मिले, आज़म नज़ीर तारड़ साहब से मिले, फिर हमने शहबाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को चिट्ठी लिखी कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की क्लैरिटी नहीं है। वो कंफ्यूज हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट से पूछते हैं, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो समझती है कि सियासतदान पहले आपस में मामला जो है वो तय कर लें। सो राइट नाउ आई थिंक इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट को ये क्लैरिटी नहीं है कि वो एक्चुअली चाहते क्या हैं। देखिए अभी जो मसला आ रहा है कि आप कोई इलेक्शन मुल्क में करवा नहीं पा रहे, जो इलेक्शन होता है आपको धांधली करनी पड़ती है, आपको पीटीआई को हाथ पांव बांधने पड़ते हैं, सारी पुलिस, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, उसका इमेज तबाह बर्बाद होता है, फिर आप इलेक्शन करवाते हैं। सो मुल्क के अंदर प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि जो डिजोरे फंक्शन है और डिफेक्टो फंक्शन है वो आपस में बड़े दूर हैं, और जब तक आप एक ऐसा प्रोसेस, या तो देखिए अल्टीमेटली इस्टेब्लिशमेंट को इस नतीजे पे आना पड़ेगा कि मुल्क को इलेक्शनों के बगैर चलाना है, क्योंकि ये नहीं हो सकता ना कि आप रोज़ इलेक्शन भी आपने करवाना है, फिर उसमें आपने अपने सारे मुखालिफों को बांधना है, डालना है, इलेक्शन की कोई इज़्ज़त नहीं है, इलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल ख़त्म हो गया है, जुडिशरी मुकम्मल तबाह हो गई है। सो मुल्क का जो इदारे हैं वो तो मुकम्मल तबाह बर्बाद है। लेकिन जैसे फवाद भाई आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को क्लैरिटी नहीं है, आपने भी बात की, राना साहब से भी की, तो जो महमूद मौलवी साहब कह रहे हैं कि वो 90 दिनों में कर लेंगे, तो उनके पास कौन सी ऐसी? महमूद मौलवी साहब जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम एक ओपनिंग बना सकते हैं हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान कि वो आपस में बातचीत शुरू करें। बाकी तो देखें ये तो इमरान खान ने और जो हुकूमत है, इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने आपस में फ़ैसला करना है कि वो आगे कैसे बढ़ेंगे। हमारा ये काम है, नेशनल डायलॉग कमेटी का ये काम है, महमूद मौलवी साहब का ये काम है कि एक हम कोशिश हमारी ये है कि हम एक ऐसी फ़िज़ा बना सकें जहाँ पे ये लोग आपस में बातचीत शुरू कर लें। बातचीत शुरू कर लेंगे फिर देखते हैं आगे। तो आप क्या इसका बेहतर हल डायलॉग ही समझते हैं या कोई अदालती रास्ता भी है? कानूनी तौर पर भी लड़ रहे हैं जंग, तो उसको आप कैसे देखते हैं, जो वकला की टीम है पीटीआई की? जी वो तो नाकाम हो गई ना। देखें ना, जो वकला 26वीं आईनी तरमीम नहीं बचा सके, 27वीं आईनी तरमीम होने से नहीं बचा सके, वो आगे क्या रिलीफ लेंगे? पीटीआई को बतौर पार्टी रजिस्टर नहीं करवा सके, वो पीटीआई का जो एक लीगल एंटिटी के तौर पर रिकग्निशन नहीं करवा सके, तो इमरान खान को उन बेचारों ने क्या बाहर लाना है? जो इमरान खान की पॉलिसी थी विज़ विज़ तहरीक इंसाफ के, मैं बुज़दार मॉडल लगा के और ऐसे नॉन एंटिटीज़ को लगा के जो है वो सारी मैं चीज़ें अचीव कर सकूँगा, वो तो ज़ाहिर है नहीं चली। सो आपने देखा कि हमारी जो पार्लिमानी पार्टी है, हमारे जो तंजीम है और जो लोग ऊपर लगाए गए हैं, वो सारे एक तो सियासत में अजनबी थे, लिहाजा वो किसी पॉलिटिशियन को नहीं जानते, पॉलिटिशियंस उनको नहीं जानते, कोई आइडियाज़ उनके पास हैं नहीं। सो दैट एक्चुअली लेड टू कंप्लीट आई वुड से कि जो बैठ गया है जो तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स है। इस वक्त मुल्क का क्राइसिस भी यही है कि आपके पास जो हुकूमत है उसकी लेजिटिमेसी नहीं है और जो अपोजिशन है उसका कोई किरदार नहीं है। सो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा जो पॉलिटिकल वैक्यूम है, और इसलिए इतनी बड़ी जो इंटरनेशनल कामयाबियां हैं वो पाकिस्तान के अंदर लोगों में ट्रांसलेट नहीं हुई। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की इस वक्त जो है वो ग्रुपिंग है, इस ग्रुपिंग में आप किसको समझते हैं कि जी हाँ ये 2-3 बंदे हैं जो रेलिवेंट और ये समझते हैं बात और यही आगे जो है वो डायलॉग्स की तरफ लेके जा सकते हैं? देखिए मौजूदा लीडरशिप में सच्ची बात तो ये है, आप इतने अरसे से सहाफ़त से वाबस्ता हैं, मैं आपसे पूछूं कि मुझे बता दें कि ये पॉलिटिकल कमेटी के लोग कौन हैं, आप नहीं जानते होंगे, मैं नहीं जानता, पता नहीं कौन लोग हैं। इन तो ना कभी इनका नाम सुना, ना कुछ, ना इनका कोई अपना वाली वारिस है। ये तो एक हादसे के नतीजे में एक आ गए और ये इनको पता नहीं है क्या करना है, हमें पता नहीं है कि इनको क्या कहना है। सो मोस्ट ऑफ देम आर टोटली स्ट्रेंजर्स टू द पॉलिटिकल एरेना। लेकिन आप फवाद भाई वफाकी वज़ीर रहे, खान साहब की टीम में थे आप, तो आप क्या समझते हैं कि यानी जो मुलाकातें नहीं हो रही वो एक बड़ा इशू है ताकि वहाँ तक मैसेज ही कन्वे नहीं हो पा रहा, या खान से मुलाकात होगी तो शायद कोई डायलॉग का रास्ता भी निकल है? देखिए मैं बात यह है कि जब तलखियाँ इतनी ज़्यादा हो ना, उसमें कोई सैनिटी के ऊपर बात नहीं होती। प्रॉब्लम इस वक्त जो है वो ये नहीं है कि हल कोई नहीं, हल तो हज़ार है। मसला ये है कि आपकी पर्सनल जो एक नफ़रत है या जो पर्सनल एक रिलेशनशिप है
वो इतनी हद तक कूल डाउन तो हो कि उसमें एक दूसरे से बातचीत हो सके। गुफ्तगू कीजिए, फितरत इंसानी है शकीब, जाले लग जाते हैं बंद मकानों में। तो बानी पीटीआई कहीं होंगे कूल डाउन थोड़ा सा पीछे एक कदम भी क्या वो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त पीटीआई तो तैयार है, इस वक्त जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत तैयार नहीं है। उनका ये ख्याल है कि हमने हर चीज़ काबू कर ली है और अभी ज़रूरत नहीं है हमें, हम क्यों बात करें, जो मेरे ख्याल में बड़ी ख़तरनाक बात है। क्योंकि देखिए ना, अगर आप इस वक्त लोगों को, चाहे कश्मीर हो, चाहे केपी हो, चाहे बलूचिस्तान हो, हुकूमत की पॉलिसी में लोग मैटर नहीं कर रहे, जिसकी वजह से, और इसके पीछे जो सोच है वो ये है कि हम जो मर्ज़ी ज़्यादती कर लेना, लोगों ने बाहर नहीं निकलना। देखिए ये बड़ी ख़तरनाक सोच। तो ये कैसे डेवलप हुई, क्यों हुई, इसकी बुनियादी ये वजूहात आप कैसे? जो वाक़यात हुए हैं, जैसे ये 26 नवंबर का वाक़या हुआ, फिर कश्मीर हुआ, फिर ये जो एहतजाज से जिस तरह से, जिस सख्ती से हुकूमत ने डील किया है, और उसके बाद इलेक्शन ख़ुद इतना बड़ा अमल था जो कि उन्होंने बग़ैर बड़े एहतजाज के मुकम्मल कर लिया। तो अब वो ये ईमान की हद तक हुकूमत में ये यकीन है कि हम जो मर्ज़ी ज़्यादती कर लें, लोगों ने नहीं निकल। साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब के साथ हमारा प्रोग्राम जारी है। अभी एक ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। फवाद भाई, कुछ दिन कबल आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को रजिस्टर्ड करने का हुक्म दिया, तो क्या आप समझ रहे हैं कि कहीं से जो है वो, जो आप भी नेशनल डायलॉग की बात कर रहे होते हैं, तो कहीं से कोई नरमी होगी तहरीक इंसाफ के लिए? अभी तक तो कोई ऐसा लग नहीं रहा। फ़ैसला तो अभी पढ़ा नहीं मैंने कि क्या उसमें के अंदर क्या लिखा है, कि क्या कंडीशनैलिटीज़ हैं, क्या है। लेकिन बहरहाल एटलीस्ट वहाँ की जो केपी की तंजीम, कश्मीर की जो तंजीम है पीटीआई की, वो पाकिस्तान से बेहतर निकली है कि कम से कम उन्होंने कोई एक फ़ैसला किया, वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए गए हैं, क्या करते हैं, हुकूमत उसके खिलाफ अपील में जाएगी, क्या होगा, वी डोंट नो। लेकिन बहरहाल वहाँ की तंजीम बेहतर साबित हुई है पाकिस्तान की तंजीम से। लेकिन देखिए, जो इस बात का जहाँ तक ताल्लुक़ है कि पीटीआई से मुज़ाकरात का रास्ता कुछ खुलेगा, अभी तक नज़र नहीं आ रहा। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और लेट्स सी। अली अमीन गंडापुर और सुहेल अफरीदी दोनों के दरमियान किसकी वजारत को आप कैसे देख रहे हैं? अभी सुहेल अफरीदी सही जा रहे हैं? देखिए, सच्ची बात तो यह है कि वो कहते हैं ना, प्रेम सिंह एंड नत्था सिंह वन एंड द सेम थिंग। को बड़ा फ़र्क नहीं है। उसकी वजह यह है कि अली अमीन गंडापुर भी बतौर लीडर ख़ुद को इस्टेब्लिश नहीं कर सके, और सुहेल अफरीदी का तो एक्सपोजर ही नहीं है। यानी आप ISF के स्टूडेंट लीडर से एकदम वज़ीर आला बन जाएँ तो फिर देखिए प्रॉब्लम्स होते हैं। यहाँ पे भी अली अमीन गंडापुर के इस लिहाज से थोड़ा एक्सपोजर था, उसकी बेहतर था, हुकूमत में रहे थे, पहले भी वज़ीर भी रहे हैं, सो उसको थोड़ा एक्सपोजर बेहतर था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी बस डेरा इस्माइल ख़ान की पॉलिटिक्स में उलझे रहे हैं, और सुहेल अफरीदी का भी कोई विजन जो है वो अब तक हमें नज़र नहीं आया। क्या इस वक्त मौजूदा पीटीआई में आप समझते हैं कि इनसे बेहतर लोग भी मौजूद हैं जिनको इन पोजीशनों पर लाया जा सकता है? मसला क्या है, बेहतर लोग तो इस वक्त प्रॉब्लम पीटीआई की ये है कि वो एक हालत जंग में है, और उन्होंने ऐसे लोगों को चुनना है जो कि एक समझिए कि एक जंग लड़ सकें। उसके लिए लोग, मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर को निकालना जो था वो गलती थी ना। हालांकि मैंने तो सबसे पहले प्रेडिक्ट किया था कि अली अमीन गंडापुर अब सीट पे नहीं रह सकता, लेकिन देखिए ना, आपने अली अमीन गंडापुर को निकाला, फिर ये अलीमा बीबी ने अजीबोगरीब फैसले कर दिए। अब सलमान राजा को आपने सेक्रेटरी जनरल बना दिया, उसको ना आता ना पता, ना पार्टी का पता, ना कुछ। उसके बाद आपने वो जो है वो जो पार्लिमानी लीडर्स बनाए। पीटीआई एक कौमी पार्टी है, आपने एक जो है वो नेशनलिस्ट लीडर को लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया, एक सेक्रेटेरियन लीडर को सेनेट में बना दिया। ये पार्टी तो ये नहीं करती। जो एक नेशनल पार्टी होगी वो अपने आप को डिग्रेड थोड़ा करेगी इस तरह की पॉलिटिक्स में ला के। अच्छा, एक इस वक्त फवाद भी एक बड़ा मसला है टेलीकम्युनिकेशन बिल, टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल, जो कि हुकूमत ने नेशनल असम्बली से तो मंजूर हो गया, जब ये सेनेट में पहुंचा तो फिर पलवशा खान साहिबा ने इसके ऊपर जो है वो देखा जी ये इतराज़ात हो सकते हैं। इसमें एक हैरानकुन बात ये थी कि जो पार्लिमानी लीडर थी वो थी शीरी रहमान, वो भी पीपल्स पार्टी से थी। तो पलवशा खान साहिबा ने बताया कुछ दिन कबल एक प्रोग्राम में कि उनको कहा गया था कि जी इसको आप पास कर दें। तो हम ये ज़रा समझना चाहेंगे, क्योंकि आप भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वज़ीर रहे, बिल पास हुआ, उसकी फ़र्स्ट रीडिंग होती है, सेकंड होती है, थर्ड होती है, तो इसमें आपको उजलत नज़र आती है या इसके पीछे कुछ बैक हैंड पे कुछ होगा? नहीं जी, लेजिस्लेशन का कोई हाल ही नहीं है, ना ही हमारे MNAs और सेनेटर्स ट्रेंड हैं कुछ इस तरह की करने के। कुछ किस्मत से कोई
पढ़ ले तो पढ़ ले, अदरवाइज़ तो पढ़ते ही कोई नहीं है। जो लॉज आते हैं ब्यूरोक्रेसी से वैसे ही जो हैं वो आगे चले जाते हैं। अभी ऐसे शिज़ा के ख़िलाफ़ जो है एक महाज इन्होंने बनाया हुआ है, आई एम वेरी श्योर कि शिज़ा ने तो पढ़ा भी नहीं होगा क्या है क्या नहीं है, उसने भी जो सेक्रेटरी आया है उसको आगे कर दिया। ये एक माहौल है पार्लियामेंट में। कैबिनेट में हमारी जो डिसीजन मेकिंग आती थी पीटीआई में, तो फिर भी चले लोग थे, श्री मज़ारी थी, मैं था, ये असद उमर साहब थे, अली जैदी थे, हम लोग 4-5 ही वज़ीर थे जो कि एजेंडा पढ़ के आते थे, चीज़ें करके आते थे, बाकी वहाँ पे भी कोई नहीं पढ़ता था। तो ये तो अब तो माहौल ही नहीं है। अब तो कोई बंदा इनमें MNAs जो हैं, मैं मेजॉरिटी को जानता हूँ जिनको पता ही नहीं होता कि कार्रवाई हो क्या रही है, चीज़ें हो क्या रही हैं। और ये हुकूमत तो मैं तो हैरान ही हूँ कि ना इनका कोई विजन है। आपने ख़ुद ही देखा है शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो, उनको ख़ुद भी पता नहीं है कि क्या मुल्क के अंदर जो है वो आखिर एजेंडा क्या है, चला क्या रहा है, करना क्या है। वो तो ख़ुद अजनबी हैं इस सिस्टम के अंदर। तो ये जो इस वक्त के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, एक तो उनकी इज़्ज़त नहीं है, हर पार्लियामेंटेरियन 40-40 हज़ार से वोट से हारा हुआ है। तो जब आप इस तरह से हक मार के आएंगे तो आपकी इज़्ज़त तो नहीं होगी। लिहाजा ब्यूरोक्रेसी इनको बिल्कुल ही लिफ्ट नहीं कराती है। मैं कमिश्नर साहब किसी से मैं पूछ रहा था कि लोग कहते हैं आप MNA MPs को नहीं मिलते, उन्होंने कहा सर हर बंदा 20-30-40 हज़ार तो आ रहा है, मेरा दिल ही नहीं करता ना इज़्ज़त करें। तो जब आप खुद इस तरह से आए हों और आपकी लेजिटिमेसी ना हो, फिर कौन आपको लिफ्ट कराता है। लेकिन ये तो बड़ी फवाद भाई हैरान कुन बात है कि आप जैसे कह रहे हैं कि ये तो पढ़ते नहीं, और शीज़ा ने भी अगर नहीं पढ़ा अगर ब्यूरोक्रेसी ने जैसे भेजा, ये तो कानून साजी हो जाती ना, तो इससे तो आपका घर, हमारा घर, सबका घर बड़ा मुतासर होता। तो ये ना पढ़ना पार्लियामेंटेरियन की तरफ से, और फिर इसका भी हल क्या है? वो तो ज़ाहिर है चलें वोट भी लेके आ जाते हैं, तो वोट लेकर भी आ जाए और ना पढ़ें तो फिर मसला तो वहीं का वहीं है। कर तो सच्ची बात है, इस कानून के बगैर भी कौन सा पाकिस्तान में चार दीवारी को रह गई है। जो सियासी कारकुनों के साथ हुआ, 34,000 बंदा आपने गिरफ़्तार किया, 60,000 आदमी पंजाब में उसके छापे मारे 64,000 बंदे के ऊपर, उन लोगों के घरों में आप घुसे, अब किया। उसके बाद अब आपने CCD बना दी है, उसने 1200-1300 बंदा तो वैसे मार दिया है। तो ठीक है, ये कानून तो गलत है ही और नहीं होना चाहिए था, लेकिन सच्ची बात यह है कि चार दीवारी का इस हुकूमत के नज़दीक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही इनको कोई परवाह है। उनका वही कॉन्सेप्ट है कि जितना मर्जी इन लोगों को दबा लो, इन्होंने आगे से नहीं निकलना। ख्वाजा आसफ साहब आजकल बड़े जो हैं वो इनकलाबी किस्म के बयानात दे रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जी वीगो डालों से हमारी वो जान छुड़ाएं जो पार्लियामेंट लॉजिज़ में आते हैं। इससे पहले वो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी बातें कर चुके हैं। तो क्या आप समझ रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा इस वक्त ताकतवर है और हुकूमत जो है वो कमज़ोर है ब्यूरोक्रेसी के आगे? नहीं, हुकूमत की तो कोई औकात ही नहीं है, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। पाकिस्तान तो इस वक्त ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं, और पंजाब में सारे मिनिस्टर्स को, MPs को आप जाके पूछें, वो बताएंगे कि असल वज़ीर आला तो चीफ सेक्रेटरी है पंजाब का, और 2-3 सेक्रेटरीज़ हैं जो उनके साथ हैं, वो काम करते हैं। बाकी तो चीफ मिनिस्टर को भी कोई नहीं पूछता वहाँ पे। तो वो तो एक ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का एक माहौल है इस वक्त, और उस माहौल में इस वक्त जो पॉलिटिशियंस हैं वो तो बिल्कुल फारग है, उनकी कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उनके कोई हक़ नहीं है। सो उनकी चूँकि अवाम की कोई हैसियत नहीं है, तो पॉलिटिशियन की हैसियत तो देखिए अवाम के साथ होती है। अवाम की हैसियत होगी तो सियासतदानों की हैसियत होगी, अवाम की कोई हैसियत नहीं है तो सियासतदानों की कोई हैसियत नहीं। आपने कुछ दिन पहले कहा कि मरियम नवाज़ तो IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी भी तब्दील नहीं कर सकती, तो फिर पंजाब को कौन चला रहा है? कौन है एक्चुअल अथॉरिटी? आपको चीफ सेक्रेटरी चला रहा है, और चीफ सेक्रेटरी ही सब कुछ है? चीफ सेक्रेटरी साहब ही सब कुछ। और उनके पीछे कौन है? ज़ाहिर है अगर CM की सपोर्ट ना हो तो चीफ सेक्रेटरी कैसे हो सकते हैं? पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान के 76 सालों में पाकिस्तान के अंदर सिविल साइड का और एस्टैब्लिशमेंट साइड का रोल शिफ्ट होता रहा है। हमारे यहाँ एस्टैब्लिशमेंट कभी हावी होती है, कभी सिविल साइड हावी होती है। अब जो है वो सिविल साइड बिल्कुल बैठ गई है, एस्टैब्लिशमेंट जो है वो मुल्क चला रही है। कुछ दिन पहले एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या रोनमा हुआ चकवाल में, और 9 साला एक बच्ची थी जिसका नाम हानिया था, फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया से आई थी, उसको CCD ने मुबैना तौर पे मार दिया। उसके बाद हमने देखा कि फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की CCD सरबराह ने। तो CCD के हवाले से आपका भी मैंने देखा कि आप बड़ा खुलकर जो है वो एक्सपर्ट भी लिख रहे थे। तो CCD के ऊपर ह्यूमन राइट्स के जो हैं अदारे, उनको भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात, और जैसे आपने भी कहा कि सैकड़ों लोग मारते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये CCD को ये पॉलिसी है या वो मुबैना तौर पर गलती थी, और ये सिलसिला थमेगा कैसे, और ये इसके पीछे कौन होगा? क्या CM है या कोई और है? कौन है? देखिए, सबसे पहले ये सिलसिला शुरू हुआ 1997 में, जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, और मैं उस वक्त भी स्टॉन्च मुखालिफ था शहबाज शरीफ साहब की इस पॉलिसी का।
उसके बाद आकर के ये जो सिलसिला है ये अब आके दरमियान में ये रुक गया। शहबाज शरीफ साहब ने जिन लोगों को कत्ल करवाया था इस पहले, इन्होंने काबा में जाके उनसे माफ़ी मांगी और वापस आए। अब आके मैं बार बार वार्न कर रहा हूँ इनको कि ये जो आप कर रहे हैं ये यहाँ नहीं रुकना। आपने MKM के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन किए थे वहाँ पे उन पुलिस वालों को चुन चुन के गोलियाँ मारी गई। और ये प्रॉब्लम है कि जब आप ये जो बफ़र है जुडिशरी का, देखिए इस वक्त तो जो प्रॉब्लम आ रही है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद आपने जुडिशरी ख़त्म हो गई है। अब चीफ़ जस्टिस यहाँ पे जो है उसकी कोई टेन्योर नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद आने वाले जो जजेज़ हैं उनमें एक रेस लगी हुई है कि मुझे चीफ़ जस्टिस बना दें, मुझे चीफ़ जस्टिस बना दें, जिसकी वजह से जुडिशरी का इंस्टीट्यूशन बैठ गया है। वरना मुझे आप बताइए कि कैसे ये मुमकिन है कि आप 1000 बंदा मर जाए, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि इसकी इंक्वायरी करवाएं और हमारी चीफ़ जस्टिस के ऊपर जो है वो। फवाद भाई, इस पे हम CCD पे गुफ्तगू जारी रखते हैं, एक ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हमारे साथ जी। वेलकम बैक। तो इसका तो फिर देखें CCD जो कुछ कर रही है फवाद भाई, और जैसे आप भी कह रहे हैं, तो अगर यही सिलसिला जारी रहा तो हमने देखा है कि CCD की तरफ से जब सुहेल ज़फ़र चट्टा जो कि CCD के सरबराह हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वहाँ सहाफ़ियों ने पूछा भी कि ये आप इतने मुकाबले कर चुके हैं, उन्होंने माने नहीं और ना ही वो ये बता सके उनके पास कौन सा लीगल कवर था। लेकिन एक इशू ये है कि CCD हमेशा ये कहती है अपने मौक़िफ़ में कि हम सेल्फ़ डिफेंस में ये सब कुछ कर रहे हैं, जबकि हमने देखा है कि बहुत सारे वाक़यात, एक खातून थी जिसकी बालियाँ उतारी गई थी और जिसने उतारी कुछ दिनों बाद उसको किसी पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। एक केले बेचने वाला था, उसने 2 भाइयों को मारा, वो भी कुछ दिनों में मार दिया गया। तो जो आम लोग हैं और आप ग्राउंड पर भी देखते हैं तो इस वक्त एक बड़ा टेरर सा फैला हुआ है। तो ये पॉलिसी आहर चलती रहेगी और यही क्राइम को कम करेगी। साथ साथ CCD एंड पंजाब हुकूमत ये भी दावा करी है कि क्राइम रेट काफ़ी नीचे आया है, जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। तो क्या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नीचे आया? देखिए, हमेशा इन द रेंज ऑफ टेरर जो है ना वो क्राइम नीचे आता है, बट प्रॉब्लम ये है कि जब वो रेन ऑफ टेरर ख़त्म होती है वो अचानक फिर स्पाइक कर जाता है। इसके ऊपर तो देखो किताबों पे किताबें लिखी गई हैं, ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसके ऊपर ये तो, बल्कि कहा जाता था एक दफ़ा वो जो शायद किंग जॉर्ज 4 था गालिबन, उसके दौर में ये किया गया कि जो ये पिक पॉकेटिंग थी, जेब तराशी बहुत बढ़ गई, तो उन्होंने उसके लिए कहा कि ये पब्लिक हैंगिंग होगी। उस पब्लिक हैंगिंग के लिए लोग इकट्ठे होते थे। वो पब्लिक हैंगिंग जब हो रही होती थी तो अल्टीमेटली क्या होना शुरू हो गया कि उस पब्लिक जो गैदर होती थी वहाँ पे पिक पॉकेटिंग शुरू हो गई। इस तरह नहीं होता, आप जुर्म इस तरह थोड़ी ख़त्म होते हैं। जो इसका एक प्रोसेस, इंसान आखिर जो है वो हमारी जो 7000 साल की जो तहज़ीब है उसके अंदर ये जो सिस्टम्स डेवलप हुए हैं, जो जुडिशरी डेवलप हुई है, जो प्रोसिक्यूशन डेवलप हुई है, जो एग्जीक्यूटिव डेवलप हुआ है, ये हिस्टोरिकल प्रोसेस है ना। ये सारे काम जो ये कर रहे हैं ये तो बड़े सालों पहले हो चुके हैं। जुडिशरी को मजबूत क्यों नहीं कर पा रही हुकूमत? नहीं, उसको इसलिए नहीं मजबूत कर पा रही कि सारा सिस्टम इलीगल खड़ा है। और जुडिशरी मजबूत होगी तो सिस्टम नहीं ना चल सकेगा। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक आपका डिजोरे और डिफेक्टो जो सिस्टम है इसका एक सोल्यूशन नहीं बनता, पाकिस्तान का एक बड़े मसाइल हल नहीं होते, तो ये छोटे मसाइल तो बड़े होते जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान के इस वक्त चर्चे हैं और पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है ईरान अमेरिका टास्क में, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि जो एक्चुअल अवार्ड का हकदार कौन है कि जी दिस गाय के इसको अवार्ड मिलना? देखिए, मेरे ख्याल के अंदर आई थिंक जो पाकिस्तान में पहले तो जो फील्ड मार्शल ने और शहबाज शरीफ साहब ने जो बैलेंस क्रिएट किया है पाकिस्तान का, ये बड़ा यूनिक है। क्योंकि आप सियासी तौर के ऊपर आप इख्तलाफ भी रखते हो शहबाज शरीफ साहब से, लेकिन ये पारन मानना पड़ेगा कि ये जो फील्ड मार्शल ने और शहबाज शरीफ साहब ने ये ऐसी एक फ़िज़ा बनाई कि जिसमें ईरान में आप जा रहे हैं तो आपको वेलकम किया जा रहा है, आप सऊदीया जा रहे हैं तो आपको वेलकम किया जा रहा है, आप अमेरिका से भी रोज़ बात कर सकते हैं, आप चाइना से भी रोज़ बात कर सकते हैं। ये एक बहुत यूनिक आई थिंक पाकिस्तान ने अपना एक बैलेंस क्रिएट किया और जो बहुत मुश्किल काम था, और आई थिंक दे हैव डन रादर वेल। और इसके ऊपर तो यकीनन पाकिस्तान की लीडरशिप जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहक है, और बहुत पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल इमेज है वो इससे बहुत बड़ा है। पाकिस्तान लीडरशिप में प्राइम मिनिस्टर एंड फील्ड मार्शल साहब
फ़िलहाल तो ज़ाहिर है यही है। हुकूमती वुज़रा अपनी कारकर्दगी तो है, इस वक्त ये जो पीस टाक्स हैं यही दिखा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो प्रैक्टिकली या इकनॉमिकली हुकूमती जो डिलीवरी है वो कैसे मुमकिन होगी? हुकूमती वुज़रा तो ये कहते हैं जी देखें हमने जो कुछ कर रहे देखिए हैं वो तो होती है ना बड़े रिफॉर्म्स है, वो वज़रा नहीं कर सकते। देखिए मैं कुछ 4 दफ़ा वज़ीर रहा हूँ, कोई वज़ीर जो है वो तब्दीली नहीं ला सकता। इसके लिए जब तक आप अपना फ्रेमवर्क ठीक नहीं करते और जो 28वीं आईनी तरमीम में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये चीज़ आ रही है कि वो चाहते हैं, आई थिंक वो सलूशन है पाकिस्तान में अगर हम जाएँ, जिसमें छोटे सूबे बनाना है, डेवोल्यूशन करना है, ब्यूरोक्रेसी को रीऑर्गेनाइज करना है, ये वो बेसिक रिफॉर्म्स हैं जिनकी तरफ आपको जाना पड़ेगा अगर आप गवर्नेंस में। 28वीं तरमीम कब तक आ रही है? बाज़ गश तो हम सुन रहे हैं काफ़ी। मेरा ये ख्याल है कि ये जरदारी साहब जो हैं वो चूँकि बड़े शार्प और अक्लमंद सियासतदान हैं, उन्होंने कोई इसमें बार्गेन करके कोई टाइम ले लिया है। अब सूबों ने अपना पैसा सारा देखे ना, तकरीबन जो था आपका NFC था वो कोई 59.5760% था, इस टाइप था, कोई 59.60% था जो कि सूबों के पास जाता था। अब वो टोटल जो है वो रह गया है उनके पास 37% या 39%, सारा तो फेडरेशन ने वापस ले लिया। तो ये एक बड़ा बार्गेन करके जरदारी साहब ने, यानी जो सिंध की को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे वो सारे रुक गए, पंजाब के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रुक गए, और इसमें बलूचिस्तान बलूचिस्तान का तो उन्होंने किया नहीं है, लेकिन ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रुक गए हैं। तो अब प्रैक्टिकली तो जो NFC है वो तो ख़त्म हो गया। मेरे ही प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि 28th अमेंडमेंट में पीपल्स पार्टी को 2 इश्यूज़ पर इतराज़ात हैं, एक वाटर मैनेजमेंट, सेकंड कि वो NFC वार्ड एंड वो नए सूबे चाहते हैं लेकिन वो सिंध में सूबा नहीं चाहते, यानी कराची सूबा नहीं चाहते। तो आप क्या समझते हैं कि इन चीज़ों से पीपल्स पार्टी क्या, जैसे आप कह रहे हैं कि जरदारी साहब ने टाइम ले लिया होगा, वो बड़े शार्प हैं, तो इन पर वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, मान लेगी चलें जी कुछ अरसे बाद अभी ये बजट निकल जाए, टाक्स हो जाए, आगे टाइम आता है, तो शायद वो इस मेरे ख्याल में जो फील्ड मार्शल हैं वो इतने मजबूत हैं कि अब भी अगर वो रिफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा उसका। अगर फील्ड मार्शल इतने ताकतवर हैं और इस वक्त सारी इख्तियार जो हैं उनके पास हैं, एक इंटरनेशनल एक ग्लोबल अहमियत है अब उनकी, वो अब भी रिफॉर्म नहीं करते और रूटीन में मुल्क चलाना है तो फिर उसका क्या फ़ायदा। देखिए पीपल्स पार्टी तो एक छोटी सी इलाकाई पार्टी बन के रह गई है। अब आपने इंडिया ने हमारा जो पानी जो है वो मैनेज कर रहा है और बंद कर दिया, उस पर तो जरदारी साहब ने कभी बात नहीं की है। पंजाब के पानी पे बड़ी तकलीफ़ है, कालाबाग डैम के ऊपर ये सारे शोर मचाते थे। अब इंडिया ने जो डैम्स बनाए हैं हमने तो कभी पीपल्स पार्टी से बात ही नहीं सुनी। यानी इंडिया मैनेज कर ले तो उनको जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पानी बंद कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कालाबाग डैम बन जाए तो इनको प्रॉब्लम है। तो ये तो कोई सोच ही नहीं है। इन्होंने सिर्फ जो है वो पंजाब दुश्मनी के ऊपर एक अपनी नई, और ये तबाह कर दिया इन्होंने भुट्टो की और बेनज़ीर की पार्टी को, जो एक वफाकी पार्टी थी और चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर के नारा लगता था। इन्होंने तो उसका बेड़ा गर्क कर दिया, और इसके अलावा कोई हल ही नहीं है कि आप जो है वो कराची को फेडरल टेरिटरी बनाएं, या आप इस तरह से गवादर को फेडरल टेरिटरी बनाएं, सिंध को, बलूचिस्तान को, खैबर पख्तूनख्वा को, इनको सूबों में तकसीम करें, पंजाब को जो है वो तकसीम करें। हाँ, नाम उनके बेशक ना चेंज करें, आप कहें जनूबी सिंध, शुमाली सिंध, वेस्टर्न सिंध, इस तरह से आप कर लें, सेंट्रल सिंध, नाम ना तब्दील करें। नाम का क्या, असल बात तो है कि लोगों को तो एम्पावर होना चाहिए। अच्छा फवाद भाई, तकरीबन 2.5-3 साल बाद जो है ना वो कहते हैं कि हुकूमत का हनीमून पीरियड ख़त्म होता है और फिर हुकूमत तब्दीली की बात शुरू हो जाती है। इस वक्त भी हम सुन रहे हैं मुख्तलिफ़ हलकों में कि कोई नेशनल गवर्नमेंट जो है वो बन सकती है, बनने जा रही है। तो आप बताएं, आपके ज़राए के मुताबिक, आपके सोर्सेज के मुताबिक सबसे पहले मुतालबा तो हमने किया था कि फ़ेडरल आप बनाएं नेशनल गवर्नमेंट। देखिए इसके अलावा कोई हल नहीं है। इसके अलावा जो मैं आपसे प्रोग्राम में पहले भी मैंने बात कही है, पाकिस्तान में डिफेक्टो गवर्नमेंट और है और डिजोरे गवर्नमेंट और है। डिजोरे तो है ही कोई नहीं इस वक्त, फ्रेंकली आपका सारा इलेक्शन ही रिग्ड है। अब आपने इस प्रोसेस को जो फॉर्म 47 से फॉर्म 45 पे लेके जाना है, तो आप कैसे लेके जाएंगे? जब तक सियासी जमातें जो हैं वो इकट्ठी नहीं होंगी, सियासी जमातों को ये एहसास, जो खान साहब से और PTI से जो प्रॉब्लम है, जो मैंने भी उनको बड़ी दफ़ा बात कही है कि अगर आप इनसिक्योर कर देंगे बाकी सबको कि आप आएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा,
तो कौन आपको आने देगा? उनको एक ऐसी हुकूमत का हिस्सा बनना है जो बड़े फ़ैसले कर सके, जो छोटे सूबे बना सके, जो डेवोल्यूशन कर सके, जो इलेक्शन कमीशन नया बना सके, जो 26वीं 27वीं तरमीम को रिव्यू कर सके। इस काम के लिए आपको नेशनल गवर्नमेंट चाहिए। आज तक पाकिस्तान में किसी और वज़ीर-ए-आज़म ने छठा बजट नहीं दिया। ये 5 बजट दे चुके हैं, छठा बजट नहीं दे सकेंगे। ये भी तासुर था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कोई खुफिया मुआहदा भी था जिसमें 2.5 साल शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होंगे, 2.5 साल बिलावल होंगे। क्या ऐसा था कोई मुआहदा? मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई मुआहदा होगा, और बिलावल नहीं बन सकते वज़ीर-ए-आज़म। शहबाज शरीफ जो इस वक्त का सिस्टम है उसमें शहबाज शरीफ इज़ फार मोर सूटेबल। तो अगर आप कह रहे हैं तो फिर तो ये चलती रहेगी हुकूमत, नेशनल गवर्नमेंट के फिर कम चांसेस हैं। सवाल ये है कि जो पीपल्स पार्टी है या जो रिफॉर्म्स हैं अगर उन्होंने नहीं करने और सिर्फ ऐसे ही इंडिविजुअल्स अपना मज़ा लेने के लिए प्रोटोकॉल, तो फिर बैठे रहें, फिर क्या फ़ायदा? एक आपका मैं देख रहा था क्लिप जिसमें आप कह रहे थे कि पाकिस्तान में शराब की इजाज़त होनी चाहिए, तो आप कैसा पाकिस्तान देखना चाहते हैं? अभी फॉर एग्जांपल जो तुर्की है या यूएई है, ये देखें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जो लोग बग़ैर टैक्स के शराब पी रहे हैं वो मेरा और लोगों का जो शराब नहीं पीते उनका हक मार रहे हैं, क्योंकि वो टैक्स नहीं दे रहे। आपने मेरा और अपना जो टैक्स का पैसा है वो उनको माफ़ कर दिया, शराब तो वैसे भी पी रहे हैं। तो भाई जिस तरह तुर्की में है, सऊदी अरेबिया में भी अब तो हो गया है, जो यूएई में है वो हमसे कम मुसलमान है। और ये सारे लोगों का प्रॉब्लम है कि आप देखें ना यहाँ टूरिज़म होने दे रहे हैं, ना आप यहाँ इंडस्ट्री लगने दे रहे हैं, और फिर हम रोज़ शोर भी मचाते हैं गुर्बत बहुत है। भाई गुर्बत कैसे ख़त्म होगी? अगर इकनॉमिक एक्टिविटी आप नहीं होने देंगे तो आपकी गुर्बत कैसे ख़त्म होगी? पाकिस्तान को एज ए सोसाइटी जो है वो खुलने की ज़रूरत है। और मैं बिल्कुल वाज़ेह हूँ, हिंदुस्तान में जो इस्लाम है वो तो तुर्क लेके आए थे, वो अरबी इस्लाम तो नहीं आया था ना, हम तो तुर्कों से हम मुसलमान हुए। तो जो टर्क्स हैं वो आगे चले गए हैं, इवन यूएई सारे आगे चले गए हैं, तो हम ज़रूरी है कि हम पीछे रहें। और फिर जो टैक्स दे के अपना जो डेफिनेशन ये है कि मेरी आज़ादी में आप मुखल ना हो। अगर आप मेरी आज़ादी में मुखल नहीं होते तो हर उस एक्टिविटी की इजाज़त होनी चाहिए एक फ्री सोसाइटी में जिसका मेरे से कोई ताल्लुक़ नहीं। बहुत शुक्रिया फवाद साहब, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद थे साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब, और इस वक्त मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है बिलखसूस फवाद चौधरी साहब ने, और इनका जो प्लेटफार्म है, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कि सियासी दर्जा हरारत को कम किया जाए। हमने जानने की कोशिश की कि इस वक्त उसका करंट क्या स्टेटस है, और मौजूदा जो PTI की लीडरशिप है जो कि मुख्तलिफ जो है वो डिवीजन्स का शिकार है, तो उसमें कौन रोल प्ले कर सकता है। महमूद मौलवी साहब ने जैसे कहा था कि ये 90 दिनों के अंदर कोई ना कोई जो है वो एक इस सारे मामले का जो है को हल निकाल सकते हैं, तो उनके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी। फवाद चौधरी साहब की आपने बातें सुनी। नेक्स्ट प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए बोल्ड वीकेंड स्पेशल विद ज़ोहैब मंशा। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।